नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। एसआईआर और वोट चोरी को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है और उधर एक बड़ा खुलासा इसमें हुआ है कि इस मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बाकी चुनाव आयुक्तों के बीच भी जबरदस्त मतभेद रहे हैं और अपनी चलाने के लिए, इस पर सुप्रीमेसी दिखाने के लिए ज्ञानेश कुमार ने जबरन एसआईआर की प्रक्रिया को इस रूप में लागू किया है। बताएंगे क्या है, लेकिन यह बड़ा खुलासा है, बड़ी खबर यह पता चली है कि किस तरीके से अपने अधीनस्थ जो दोनों चुनाव आयुक्त हैं उनकी बातों को कैसे, उनकी आपत्तियों को दरकिनार किया गया है और उस दरकिनार करने में भी उसमें गफलत में रखा गया है। पूरी खबर पर होगी चर्चा, लेकिन इधर संसद के दोनों सदनों में एसआईआर पर चर्चा को लेकर जबरदस्त विवाद चल रहा है। विपक्ष के सदस्य बाहर, आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, वहां पर लगातार नारेबाजी हो रही है। संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार चर्चा को राजी नहीं हो रही है, तैयार नहीं हो रही है। और उधर संसद भवन में सवाल, जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछने को प्रधानमंत्री ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार हर व्यक्ति की, हर नागरिक की, भारत में रहने वाले सभी लोगों की जासूसी करने की कैसे तैयारी हो रही है, इसको लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। सबसे पहले बात उस बड़ी खबर का, बड़े खुलासे का, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को पहले बिहार में और फिर 12 अन्य राज्यों में शुरू कर दिया। बावजूद इसके कि उसमें जो दूसरे चुनाव आयुक्त रहे उनकी कई आपत्तियां थीं। उन्होंने कहा भी, वही मुद्दे उठाए उन्होंने जिस पर आरोप लग रहे हैं और जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हुई कि इस तरह के काम चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। क्या कुछ है खबर अमलेंदु जी? जो खबर छपी है, इंडियन एक्सप्रेस ने उसको एक बड़ी खबर आज छापी है, आज उस अखबार की लीड खबर है, उसमें उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया हुआ है कि कैसे बाकी चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच एसआईआर को लेकर कैसे गंभीर मतभेद रहे। हाँ बिल्कुल समीर जी, एक बड़ी खबर जो है वो आज इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी बड़ी खबर जो है वो छापी है और उस खबर में ये बताया गया है कि जब एसआईआर की प्रक्रिया तय हो रही थी उस समय ही एक जो थी वो सख्त टिप्पणी जो चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू हैं उन्होंने इस पर की थी और अपना डिसेंट नोट जो था वो इस पर उन्होंने लगाया था सुखबीर सिंह संधू ने। और उसमें साफ साफ लिखा था कि असली वोटरों, नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों, बीमारों, दिव्यांगों और गरीब तबकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन उसी दिन व्हाट्सएप पर जो अप्रूव हुआ जो ड्राफ्ट इसका, उसमें जो था वो नागरिकता कानून का जिक्र शामिल था, लेकिन बाद में जो अंतिम संदर्भ आया तो उसमें से नागरिकता कानून को हटा दिया गया। यानी नागरिकता कानून उसमें चुनाव आयोग जोड़ने जा रहा था, वो सुखबीर सिंह संधू की टिप्पणी के बाद हटाया गया। ये समझा जा रहा है कि चूंकि उन्होंने डिसेंट नोट लगा दिया था और ये हो सकता है। दूसरी बात ये जो कहा जा रहा है कि बैकडोर से ये एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है एसआईआर के जरिए, वो सही चीजें हैं, मंशा चुनाव आयोग की वही रही है। हाँ बिल्कुल यही रही है। और जो ड्राफ्ट ऑर्डर था उसकी फाइल में जो लिखा था वो ये लिखा था, ये अखबार का कहना, उसकी हम स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हैं अपने चाहे तो, कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि असली वोटर, नागरिक, खासकर बूढ़े, बीमार, पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग लोग, गरीब और दूसरे कमजोर ग्रुप के लोगों को परेशानी महसूस ना हो और उन्हें सहूलियतें मिले, ये उन्होंने लिखा था। और इसके बाद ज्ञानेश कुमार ने था वो फाइल पर अपना जो था साइन कर दिया था और उसी दिन व्हाट्सएप पर ही ये अप्रूव हो गया। यानी इसके लिए जो था व्हाट्सएप पर ही जो था वो अप्रूव हो गया। और जो ड्राफ्ट ऑर्डर था उसका पैराग्राफ 2.5 और 2.6 में जो है एसआईआर को नागरिकता एक्ट से साफ तौर पर जोड़ा गया था, ये इस रिपोर्ट का कहना है। और इस प्रोसेस को सही ठहराने के लिए एक्ट में किए गए बदलावों का इस्तेमाल किया गया था। और जो लिखा गया था उस ड्राफ्ट में, ये लिखा गया था कि कमीशन की यह, यानी चुनाव आयोग की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह यह पक्का करे कि सिर्फ वही लोग वोटर लिस्ट में शामिल हों जो भारत के संविधान और नागरिकता एक्ट 1955 नागरिकता एक्ट के अनुसार नागरिक हैं। नागरिकता एक्ट में 2004 में एक बड़ा बदलाव किया गया था और उसके बाद पूरे देश में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन जो फाइनल ऑर्डर आया उसमें सिटीजनशिप एक्ट और 2003 में पास हुए 2004 से लागू असेसमेंट जो है उसका जिक्र हटा दिया गया। ये देखने में आया, तो यानी ये
हटाया गया तो जो जगजीत सिंह संधू हैं, सुखबीर सिंह संधू, उनकी जो डिसेंट नोट था उसके बाद ये उसमें से हटा दिया गया। और उसमें जो था चुनाव आयोग ने जो अपना फाइनल ऑर्डर था उसमें लिखा कि जहाँ तक संविधान के आर्टिकल 326 में बताई गई बुनियादी शर्तों में से एक यह है कि किसी व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर होने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसलिए आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि सिर्फ वही लोग वोट करें जो नागरिक हैं। सेमी कॉलम और पैराग्राफ अचानक बंद हो गया, यानी वो वाक्य भी पूरा उसमें नहीं है उस ऑर्डर में। तो और इसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया अभी तक कि आखिर ये वाक्य पूरा उस ऑर्डर में क्यों नहीं किया गया। अमलेंदु जी, बहुत बड़ी खबर है ये, और ये इससे पता चलता है कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और खास तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मंशा क्या है। और इधर एसआईआर को लेकर संसद के दोनों सदनों में इस समय विवाद चल रहा है, क्योंकि विपक्ष की मांग है कि इस पर चर्चा हो और पूरी बातचीत हो, क्या कुछ हो रहा है ये सारी चीजें लोगों के सामने आए, लेकिन सरकार उसको तैयार नहीं हो रही है। इस समय रुख करते हैं लोकसभा का, जहां संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कुछ कह रहे हैं। देखते हैं चर्चा स्वीकार करती है सरकार एसआईआर पर या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अभी तक जो हंगामा किया है वो ठीक नहीं है, आगे और ना करें इसका मैं अपील करता हूं। और मैं अपोजिशन के लीडर से बात करने के लिए पेशकश किया हुआ है और वो आने वाले भी है। हम बात करके कोई रास्ता हम निकल करके सबका बात हम सुनेंगे, आपका भी बात हम सुनेंगे, सरकार का भी आप सुनना है। लेकिन यहाँ नारेबाजी लगा करके जो आप लोगों ने दृश्य पेशकश किया है ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप संसद का गरिमा को बनाए रखें और चर्चा के लिए हम लोग तैयार हो जाइए। Members, I request all you to go and sit on the respective chairs. Please go back to your seats. The House stands adjourned to meet again at 2 p.m. तो एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही पहले ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्थगित इसलिए की जा रही है कि विपक्ष जरूरी मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। एसआईआर के जरिए कैसे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। चुनाव आयोग क्या कुछ कर रहा है, कैसे वो संसद की कानून बनाने की शक्ति वो अपने खुद ले सकता है, इस पर चर्चा की मांग कर रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि चर्चा नहीं होगी, चर्चा कराने का मतलब ड्रामेबाजी होता है। यही तो कहना चाह रही है अमलेंदु जी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं और सरकार जो है कितनी ड्रामेबाजी कर रही है ये समझ में आ रहा है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई नारे लगाने हैं, ड्रामेबाजी करनी कहीं और करो, लेकिन सरकार तो सदन के अंदर ही ड्रामेबाजी कर रही है। तो प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रही। उनके सहयोगी जो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं यही समझाया, उनकी सरकार प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रही। इसका मतलब बहुत कमजोर प्रधानमंत्री है कि जिसकी बात जो है उसका मंत्रिमंडल ही नहीं मानता, उसकी सरकार नहीं मानती और सदन के अंदर सरकार जो हंगामा कर रही है। समीर जी, बिल्कुल। और इधर जो जिस तरह से एसआईआर को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, और ये सबसे बड़ा खुलासा है कि चुनाव आयोग के भीतर जो 2 चुनाव आयुक्त हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त, तमाम मुद्दों पर एसआईआर को लेकर, उसके तमाम पॉइंट्स को लेकर उनके भीतर भी गंभीर मतभेद रहे। और इन सबको धता बताते हुए कैसे एसआईआर को लागू किया है मुख्य चुनाव आयुक्त ने। हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसको किस तरह से लागू किया है और किस तरीके से जो चुनाव आयुक्त हैं सुखबीर सिंह संधू, उन्होंने इस पर अपनी सख्त आपत्ति जताई थी। हालांकि उनको संतुष्ट करने के लिए उनकी जो बात को थोड़े तरीके से मोल्ड करते हुए उसमें जोड़ दिया गया, लेकिन वो उनकी आपत्ति रही तो इसीलिए पूरी तरीके से जो नागरिकता को शामिल किया था वो फिर उसमें से हटाना पड़ा। समीर जी, और फिर जो फाइनल ऑर्डर आया उसमें अंत में जो लिखा गया कि अगर 25 जुलाई 2025 से पहले का गिनती फॉर्म जमा नहीं किया जाता है तो वोटर का नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं किया जा सकता। हालांकि सीईओ, डीईओ, ईआरओ, बीएलओ
को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि असली वोटर खासकर बूढ़े, बीमार, पीडब्ल्यूडी, गरीब और दूसरे कमजोर ग्रुप को परेशान न किया जाए और जितना हो सके वॉलंटियर लगाकर उनकी मदद की जाए। ये आखिर में उसमें जोड़ा गया। तो ये समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके से जोड़ा गया और किस तरीके से ज्ञानेश कुमार ने अपनी इसमें मन मर्जी चलाई है। और इसीलिए समीर जी, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं उसमें दोनों चुनाव आयुक्त तो खामोश बैठे रहे हैं, अकेले ज्ञानेश कुमार ही बोलते रहे और मेज पे जो हाथ पटकते रहे वो भी ज्ञानेश कुमार ही पटकते रहे। दोनों चुनाव आयुक्त जो हैं वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। तो राहुल गांधी ने जो कहा था कि हमको चुनाव आयोग के अंदर से ही सूचनाएं मिल रही हैं, तो क्या राहुल गांधी से को सूचनाएं जो मिल रही हैं वो इन चुनाव आयुक्तों से मिल रही हैं? हमें नहीं मालूम जी। लेकिन अब ये जो बातें उठना शुरू हो गई हैं कि आखिर ज्ञानेश कुमार अपनी मनमर्जी क्यों चला रहे हैं, जबकि तीनों चुनाव आयुक्तों के अधिकार एक बराबर हैं। बिल्कुल। तो ये क्या अब इनके भी इस्तीफे होंगे? अब ये चलना शुरू हो जाएंगे अगर इस तरह की कोई चीज है समीर जी। तो और दूसरी बात ये कि जब बाकी चुनाव आयुक्त उन मुद्दों से वो बता रहे हैं कि ये चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं है, वो जरूरी बिंदु है, वो भी उसी रैंक के अधिकारी हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त किस वजह से अपनी चला रहे हैं और वो मान नहीं रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि सरकार का उनको पूरा सपोर्ट है, सरकार का सपोर्ट सिस्टम उनके साथ काम कर रहा है, तो क्या वहीं से उनको ताकत मिल रही है? ये सारे आरोप इन्हीं सारी चीजों से बिल्कुल पुख्ता साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं। या यहां अभी बाहर किस तरीके से वोट चोरी को लेकर विपक्ष जो अपने तमाम प्रमाण पेश कर रहा है वो तो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन यहां सीधे दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव आयोग के भीतर भी इन सारी चीजों को लेकर कितना बड़ा विरोध दिखाई पड़ रहा है आपस में चुनाव आयुक्तों के बीच में। हाँ, आपस में चुनाव आयुक्तों के बीच में काफी ज्यादा इसका मतलब विरोध है और इसीलिए समीर जी ये अब बड़ा मुद्दा बन सकता है, विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बना सकता है। विपक्ष कह ही रहा है कि इस पर अब संसद में जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक इस मुद्दे को या विपक्ष उठाता रहेगा और चर्चा होने तक उस पर खामोश नहीं बैठने वाला है। एक बार देखते हैं किस तरीके से ये सदन के बाहर, चूंकि सदन की कार्रवाई चल ही नहीं रही है इसलिए बाहर ये लगातार नारेबाजी हो रही है। क्या कुछ नारे लग रहे हैं इसमें, सुनते हैं। और यहाँ ये प्रदर्शन लगातार जारी है संसद भवन परिसर में और संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है। लेकिन सुबह जब राज्यसभा की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए चली तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो राज्यसभा के में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा एसआईआर को लेकर, क्यों उस पर चर्चा होनी चाहिए और क्यों सरकार चर्चा से भाग रही है। सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, कहा क्या उन्होंने। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे समय दिया, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो आज हमने जो नोटिस दी है रूल 267 में, उसका उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है और कौन कौन हमारे सदस्य नोटिस दिए हैं, उनका नाम, सब्जेक्ट, ये बताना चाहिए। ये परंपरा रही है, जैसा कि निचले हाउस में एडजर्नमेंट मोशन जब देते हैं तब भी ऐसा ही वहां पर किया जाता है और यहां पर भी किया जाता था। लेकिन सडनली जो सदस्य अपना नाम दिए हैं, अपने नाम से नोटिस दिए हैं, उनका नाम भी नहीं पढ़ते, सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ते, ये अच्छा नहीं। और आप साहब, मैं आपका आई डोंट वांट टू एम्ब्रेस यू बिकॉज यू आर टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग। सी, यू ट्राई टू सी एवरीवेयर
The earlier they used to see one side, only Nadda Sahab. Now, sir, you are seeing only this table down, and you are not seeing us. What I have to see? You want me to see all the people in the world? Yeah. That I have to see? That's why. That I am not going to 1 minute. That- And I raised my hand. You are a very elderly senior leader. When the house is in order, I will listen to everyone. When the house is not in order, how a chairperson can listen to everyone? Sir, What to listen? So you are speaking, I am listening now. No. You see, हाउस ऑर्डर में लाना आपका काम है, सरकार का काम है, हमारा नहीं। हम जो चीज नहीं, हम जो सब्जेक्ट आपके सामने रखते हैं। Yesterday you have raised some points. Immediately I asked the Parliamentary Affairs Minister to respond. He responded. He wants some time, but you are not agreeing No, to it. he evaded. Yes, sir, you allow us to. Everybody, they are. We They should- never. Yesterday, the Parliamentary Minister has never said. No. Please. Yesterday, the Parliamentary Affairs Ministry has responded positively. He seeks some time for answering to your request. That we should give to him. No time, sir. These are the urgent matters. What People are urgent? dying, and SIR is going fast, and nearly 12-13 people have died, and BOL 28 people have died. Sir, this is a urgent matter Okay, to save democracy. You put your words. I will ask the government to I respond. want discussion should take place now only, and in the interest of democracy, in the interest of citizens, in the interest of the country. Okay. So I request you, sir, Please, you take should your seat. allow. I will ask. You should allow for discussion. Our members are ready. We will definitely cooperate with you. We don't want to say anything. Kindly allow. So we will keep quiet. And one by one we will speak. I will. Parliamentary I affairs will minister has come. I will ask honorable. तो ये यहाँ किस तरीके से एसआईआर को लेकर और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है और सभापति की है, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। विपक्ष तो जरूरी मुद्दों को उठाएगा ही, और एसआईआर से जरूरी मुद्दा इस समय और क्या हो सकता है। इसको लेकर लोकसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ है और विवाद हुआ। विपक्ष लगातार इसको लेकर चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन काफी देर तक विपक्ष को समझाने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। देखते हैं, लोकसभा का भी रुख करते हैं किस तरीके से आज जब सुबह सदन की कार्यवाही शुरू हुई तभी से विपक्ष, और कई नोटिस कल भी दिए गए थे और आज भी दिए गए हैं स्थगन प्रस्ताव के, कि इस पर सारी कार्यवाही रोककर उस पर चर्चा कराई जाए। एसआईआर पर बहुत जरूरी मुद्दा है, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने समझाया काफी देर तक लोगों को, पर लोग नहीं माने। चर्चा की मांग करते रहे और आखिरकार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सुनते हैं क्या कुछ हुआ लोकसभा में। 22 डॉक्टर डी रवि कुमार, माननीय गृह राज्य मंत्री जी, उत्तर सभापति पर रख देगा। क्वेश्चन नंबर 23 डॉक्टर कडियम काव्य, माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 श्री सतीश कुमार गौतम। क्वेश्चन नंबर 24 अध्यक्ष जी।
सदन के पटल पे रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, तो ये यहाँ किस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारे वहाँ पर लग रहे हैं और हालांकि दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है लेकिन आवाज़ समझ में आ रही है, नारेबाजी जो की जा रही है वो सुनाई पड़ रहा है क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद काफ़ी देर तक ओम बिरला ने अपना जो उनका अपना कोरम रहता है वो पूरा कर लिया। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों को समझाया खूब, उसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। लेकिन ये जवाब वो भी नहीं दे रहे हैं कि SIR पर चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हम कराएंगे कि नहीं कराएंगे, क्योंकि इस पर फैसला लेने का जो अधिकार है वो तो स्पीकर को ही है। हाँ बिल्कुल, इस पे फैसला लेने का अधिकार स्पीकर को, और स्पीकर को ही इस पे फैसला लेना है, और स्पीकर कोई फैसला ले नहीं रहे हैं। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई स्पीकर फैसला क्यों नहीं ले रहे, क्या अब सदन को सरकार ही संचालित कर रही है? हालांकि स्पीकर तो जो सबका होता है, जैसा कि बातें कही गई हैं। तो ये समीर जी, अब जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं और जिस तरीके से अब बर्ताव जो है ये देखने में आ रहा है, मतलब जो सभापति महोदय हैं उनका, तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता जो है वो पैदा कर रहा है। और ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि अब विपक्ष की बात जो है वहाँ सुनी नहीं जा रही है। जी बिल्कुल, और लेकिन यहाँ जब सदन के भीतर नहीं सुनी जा रही है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष अपनी बात को, अपनी आवाज़ को उठा रहा है। बाहर सदन संसद परिसर के बाहर जो है वो यहाँ नारेबाजी हो रही है, लगातार हम देख रहे हैं। और क्या कुछ राहुल गांधी भी कह रहे हैं, तमाम नेता विपक्ष के वो एकजुट होकर यहाँ संसद SIR पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि SIR पर चर्चा होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। राहुल गांधी को सुनते हैं, कुछ कह रहे हैं SIR पर चर्चा की मांग को लेकर। संचार साथी अभी बोलेंगे नहीं मैम, सर, संचार साथी सब भी बोलेंगे नहीं, थैंक यू। हाउस में बोलेंगे, डिबेट में बोलेंगे। इसको आज उठाएंगे क्या राहुल जी? सर, आज डिबेट करेंगे या किस दिन करेंगे? जब तय होगा। Congress party is ready to debate on Vande Mataram because the government wants one. तो ये यहाँ पर सभी जो विपक्षी सदस्य हैं, हम लोग स्क्रीन पर लगातार ये देख भी रहे हैं कि कैसे वहाँ नारेबाजी हो रही है। सारे विपक्षी सांसद एक साथ खड़े होकर वहाँ वोट चोर गद्दी छोड़ SIR पर चर्चा हो, ये सारे नारेबाजी करते हुए और तख्तियाँ लिए हुए हाथों में वहाँ इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। और यहाँ इस तरह की चर्चा की मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही ड्रामेबाजी बता चुके हैं, जिसको लेकर भी जबरदस्त इस समय विवाद छिड़ा हुआ है। एक बार फिर रुख करते हैं लोकसभा का, क्या कुछ हुआ वहां पर और कैसे सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लेकिन स्पीकर ओम बिरला काफी देर समझाने की कोशिश किए पर समझ में शायद विपक्षी सांसदों को नहीं आया। हाँ, विपक्षी सांसदों को नहीं आया समझ में समीर जी, और खूब हाँ हल्ला जो था वो होता रहा। तो ये जो है ये हल्ला जो है वो हम लोग दिखाएंगे कि जैसे ही सभा की कार्रवाई शुरू हुई और ओम बिरला जैसे ही पहुंचे तो वैसे ही किस तरीके से पहले तो उनका स्वागत हुआ। ओम बिरला का जाहिर सी बात है कि मजबूरी है स्वागत करना, तो स्वागत हुआ, लेकिन स्वागत के बाद किस तरीके से हल्ला शुरू हुआ और ओम बिरला साहब जो सांसदों को डपटते हुए नजर आए, ये भी हम मतलब देखने को मिला और कार्रवाई जो थी वो तुरंत स्थगित कर दी गई। जी बिल्कुल, लेकिन SIR पर चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। लगातार कई नोटिस दिए गए हैं, सदन में चर्चा की मांग की जा रही है, विपक्षी सांसद वहां पर वेल के पास तक आ रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है, यह सबकी समझ से परे है कि आखिर SIR पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है। यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, लेकिन कल ही राम गोपाल कह रहे थे कि दर्जनों बार चर्चा हुई है और ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि यहां ऐसा ये न्यू इलेक्शन कमीशन भले हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर चर्चा सदन में होती है। संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा होगी, कोई भी मुद्दा सदन की सीमा के बाहर नहीं है, पार्लियामेंट की सीमा के बाहर नहीं है। यही मांग कर रहे हैं विपक्षी सांसद। देखते हैं क्या कुछ हुआ लोकसभा में। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य अभय सिन्हा जी, आज तो फोटो खींच लिया है, आइंदा फोटो खींचा तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सदन ने गरिमा बनाए रखो। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको ये सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सदन के विशिष्ट बॉक्स में जॉर्जिया की संसद के चेयरमैन श्री शाल पापुआ शिल्ली के नेतृत्व में
जॉर्जिया का उच्च स्तरीय संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित है। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी मान्य सदस्य की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय श्री शाल पापुआ शिल्ली और उनके संसदीय शिष्टमंडल की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों की गहराई का प्रतीक है। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग और संबंध और मजबूत होंगे। हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम जॉर्जिया की संसद तथा वहाँ की मित्रवत जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 21 श्री। तो यहाँ जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ वहां पर मांग होने लगी कि एसआईआर पर चर्चा हो, लेकिन चर्चा नहीं हुई और फिर सदन की कार्यवाही स्थगित 12 बजे फिर शुरू होती है और फिर स्थगित कर दी जाती है। हंगामा वहां होता है। हंगामा इसलिए होता है कि वहां विपक्षी सदस्य मांग कर रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य उसका विरोध कर रहे हैं। स्पीकर उस इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे हैं और उसके बाद कार्यवाही ही बंद कर दे रहे हैं, स्थगित कर दे रहे हैं। तो ये अब सदन कितने दिन चलेगा? वैसे भी मुश्किल से 2 हफ्ते का शीतकालीन सत्र है और इसमें अगर विपक्ष की मांगें न स्वीकार की गई, विपक्ष जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जो मांग कर रहा है उसको अगर स्वीकार नहीं किया जाता है तो फिर संसद का मतलब क्या रह जाता है। एक बार सुनते हैं क्या कुछ कहा है तमाम जो यहाँ पर एक उसके बाहर जिस तरह से नारेबाजी हो रही है। एक बार उसको भी देखेंगे कि जब सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है दोनों सदनों की, अब राज्यसभा और लोकसभा दोनों 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं, तो वहाँ बाहर यानी संसद परिसर में क्या कुछ हो रहा है सदन के बाहर उसको भी देखते हैं। वहाँ नारेबाजी हो रही है, विपक्ष के सारे सांसद एकजुट होकर वहाँ हाथों में अपने तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तो ये एसआईआर बंद करो, वोट चोरी बंद करो और एसआईआर इस फ्रॉड, इस तरह के वहाँ पर तख्तियाँ लेकर विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इसके अलावा वहाँ पर सुप्रिया सुले, दूसरी पार्टियों के भी सारे सांसद वहाँ पर मौजूद हैं। और किस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, चूँकि सदन के भीतर का चर्चा की अनुमति दी नहीं जा रही है, सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है, इसलिए ये प्रदर्शन सदन के बाहर हो रहा है संसद परिसर में। और लगातार ये बड़ा मुद्दा बना है, खासकर और भी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि अब इस मामले में, एसआईआर के मामले में जिस तरह से चुनाव आयोग के भीतर भी बड़े पैमाने पर मतभेद सामने आए हैं। बिल्कुल समीर जी, बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग के अंदर आपसी संघर्ष जो है वो सामने आया है। और सुखबीर सिंह संधू जो चुनाव आयुक्त हैं, उनका ये खबर आई है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है कि उनकी डिसेंट नोट जो था इस एसआईआर पर था और उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि ये खतरनाक हो सकता है और मतलब मतदाता जो बाहर किया जा सकते हैं। तो इसलिए उनके डिसेंट नोट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया और आधा अधूरा जो है वो आदेश निकला, चूंकि वो सेमी कॉलम के बाद गायब हो जाता है आदेश कि उसके आगे क्या है। चुनाव आयोग ने इस पर अभी तक कोई सफाई नहीं दी है।
तो आज एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। हो सकता है कि ये मसला भी सुप्रीम कोर्ट में उठे, हालांकि अभी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर बात हो रही है। और ये भी बात भी हो सकती है भाई, अगर आप कराने के आपको है अधिकार, तो आपने फिर इसको ड्रॉप क्यों कर दिया था? चूंकि ये खबर बता रही है कि इसको पहले शामिल किया गया था नागरिकता का मुद्दा, फिर आपने इसको ड्रॉप कर दिया और आपने सुप्रीम कोर्ट में भी दलील दी कि नागरिकता जांचने का आपको अधिकार है। 326 का आपने हवाला दिया, अनुच्छेद 326 का, और जिसकी काट की जा रही है 327 से। तो ये मामले आ सकते हैं। तो ये सामने आ गया है कि चुनाव आयोग के अंदर भी काफी ज्यादा मतभेद हैं इस एसआईआर को लेकर, और दोनों चुनाव आयुक्त इसीलिए खामोश बैठे रहे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जबकि ज्ञानेश कुमार जो थे वही हाथ पटकते रहे। जी बिल्कुल, यहाँ जो बाकी दोनों चुनाव आयुक्त हैं, इसका मतलब एसआईआर की तमाम बातें जो हैं उनसे वो सहमत नहीं है। सुनते हैं एक बार क्यों विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा है। तारिक कन्वर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, क्या कह रहे हैं? क्या करने जा रही है आज पार्लियामेंट में? आज भी एसआईआर का मसला उठेगा, बहुत सारे दूसरे मुद्दे भी हैं, लेकिन एसआईआर आज देश के सामने एक बहुत बड़ा मसला बनकर उठा है। देखिए, जब लोगों का विश्वास डगमगाने लगे लोकतांत्रिक व्यवस्था से, चुनाव आयोग से, तो ये चिंता का विषय है ना। हम दावा करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन पर, उसकी सफाई देने को तैयार नहीं है, सरकार उसकी सफाई देने को तैयार नहीं है। आखिर एसआईआर ठीक है, आप लागू करिए, उसके लिए पर्याप्त समय तो दीजिए। बिहार का जब कर रहे थे तो बिहार का चुनाव सामने था, तो चलिए एक बात माना कि बिहार का चुनाव जल्दी, इसलिए आपने जल्दबाजी में एसआईआर कराया। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में जहां आप करा रहे हैं, वहां तो अभी समय, पर्याप्त समय है। तो आप 3 महीना समय क्यों नहीं देते हैं? आप क्यों एक ही महीने के अंदर सब कुछ करना चाहते हैं? और इसी दबाव में बेरोज की जान जा रही है। सरकार तो कह रही है कोई तो एसआईआर को लेकर ये क्या तारिक अनवर थे, कांग्रेस पार्टी के सांसद, और क्या कुछ चल रहा है सदन संसद भवन परिसर में आप देख सकते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम सुप्रिया सुले, अलग अलग राजनीतिक दलों के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके सांसद कैसे एकजुट होकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि एसआईआर पर चर्चा हो। चुनाव आयोग इतनी मनमानी कैसे कर रहा है? जो काम संसद को करना चाहिए वो चुनाव आयोग कर रहा है और संसद उस पर खामोश है। सुनते हैं आरजेडी के सांसद मनोज झा को, क्या कह रहे हैं। पिछले सत्र में क्या हुआ था, किरण जी से मैं पूछना चाहूंगा, पिछले सत्र में क्या हुआ था? एसआईआर एज एन आइडिया पे किसी का विरोध नहीं है। पहले एसआईआर हुआ करता था, कभी खबर बनती थी, आपके एजेंडे में आता था, कभी नहीं। आखिर क्या वजह है? सवाल नीति और नीयत की। और अगर लोकतंत्र में जिन चीजों से लोकतंत्र की जड़ें निर्धारित होती हैं, अगर उस पर भी बहस करवाने में इतना किंतु परंतु लेकिन यद्यपि होगा, तो किरण जी भरोसा कैसे बचेगा लोगों का? इस बात को सबसे पहले सोचिए और सहमत होइए। सर, टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने हर मोबाइल में पहले से प्री इंस्टॉल संचार साथी ऐप डालने के निर्देश दिए हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि क्या पेगासस के बाद कोई और सॉफ्टवेयर नहीं, ये तो पेगासस वगैरह को पीछे छोड़ देगा, और ये टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने तो किया नहीं होगा। ये जोशी जी का आइडिया होगा जो बैठते हैं बड़े दरबार में, और उनके आइडिया से अब प्री इंस्टॉलेशन, मतलब सर्विलांस स्टेट के बारे में हम सुना करते थे। संभवतः पूरी दुनिया में रूस ही एक देश है जिसमें इस तरह की कोई व्यवस्था है। उन्होंने भी संभवतः इसी बरस ये मैंडेटरी किया। किस दिशा में हम जा रहे हैं? एक बहुमत की सरकार अल्पमत वाली असुरक्षा की भावनाओं से जब घिरती है ना, तो इस प्रकार की हरकतें कर बैठती हैं। बाज आइए। तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया सफल रही और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की जो शिकायतें हैं इनका कोई आधार ही नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग का बयान तो मैं अब मानता ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने तो खुद ही, चूंकि मैं पिटिशनर भी हूं, तो मैं कहूं छोटी छोटी रियायतें भी जो हमें हासिल हुई एसआईआर को लेकर के, वो माननीय चुनाव आयोग ने नहीं दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पहलकदमी के बाद ही ये हासिल हुआ।
तो एसआईआर को लेकर किस तरीके से चुनाव आयोग तमाम दावे कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के भीतर ही इस मुद्दे पर कितने गंभीर मतभेद हैं वो निकल कर आई है इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में कि कैसे वहां दूसरे चुनाव आयुक्त तो खासतौर पर सुखबीर सिंह संधू उन्होंने कैसे आपत्ति दर्ज कराई थी और उसको लेकर उन आपत्तियों को भी एक तरीके से दरकिनार करके और इसको लागू किया गया है एसआईआर को। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर पर इस समय सुनवाई शुरू हो गई है। संसद में आप देख रहे हैं किस तरह से नारेबाजी हो रही है क्योंकि सदन की कार्यवाही चल नहीं रही है। संसद परिसर में वहां विपक्ष नारेबाजी कर रहा है और इधर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई हैं, संवैधानिक उसकी जो गुण दोष होता है, मेरिट होती है, उस पर चर्चा हो रही है कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार है या नहीं है, इस पर चर्चा हो रही है। क्या कुछ चल रहा है अमलेंदु जी इस समय सुप्रीम कोर्ट में? हाँ समीर जी, सुप्रीम कोर्ट में इसमें अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और वहाँ से ही आगे शुरू कर रहे हैं जो पहले उन्होंने बात जहाँ पे ख़त्म की थी कि जो संविधान का अनुच्छेद 327 है वो किस तरीके से चुनाव आयोग को शक्तियाँ नहीं देता और शक्तियाँ सारी जो हैं वो पावर्स जो हैं वो सारी संसद के पास हैं और चुनाव आयोग के पास कोई शक्ति नहीं है कि वो किसी भी तरीके का नियम बना सके, ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि एसआईआर को अलग अलग क्षेत्रों के बजाय बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जबकि आप कुछ क्षेत्रों में कर सकते हैं। और जून से पहले मान लीजिए कि हमारे पास एक्स डॉक्यूमेंट सिस्टम था, जून के बाद हमारे पास वाई डॉक्यूमेंट सिस्टम है, अगले साल उन्होंने जेड डॉक्यूमेंट सिस्टम अपनाने से कोई नहीं रोक सकता। सिंघवी ने फिर आगे कहा कि ये नए सिस्टम है जब पार्लियामेंट्री कानून हावी हो रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि ईसीआई के पास, चुनाव के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 324 को 327 जो है उसके तहत कानून से ज़्यादा अहमियत दी गई है। और फिर सिंघवी ने जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट है उसके सेक्शन 21(3) का जिक्र किया और कहा कि सेक्शन का स्ट्रक्चर साफ तौर पर चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए है। इसका मतलब अलग अलग चुनाव क्षेत्र के हिसाब से तरीका होना चाहिए, ना कि सामूहिक रूप से। यहाँ इस संदर्भ में कोई भी का मतलब सभी नहीं हो सकता, नहीं तो चुनाव क्षेत्र या उसका हिस्सा शब्द का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। सिंघवी ने आगे कहा कि दर्ज किए जाने वाले कारणों से सामूहिक रूप से नहीं हो सकता, प्रोविजन का आइडिया ही अलग अलग है। ये कपिल सिब्बल ने अपनी अभी तक बात रखी है समीर जी। बिल्कुल। तो यहाँ एसआईआर को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल उन याचिकाओं पर की तरफ से पेश हुए हैं और अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली सुनवाई में भी अभिषेक मनु सिंघवी ने आर्टिकल 327 का जिक्र किया था कि कैसे ये चुनाव से संबंधित कोई भी नियम है तो वो बनेगा पार्लियामेंट में, लेकिन चुनाव आयोग ने अब खुद ही वो सारे नियम बना डाले हैं, उसी को अब आगे बढ़ा रहे हैं। कपिल सिब्बल भी उन याचिकाओं के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई हैं एसआईआर के खिलाफ उन याचिकाकर्ताओं की ओर से अपीयर हो रहे हैं। तो बहुत गंभीर तरीके से दलीलें दी जा रही हैं और चूंकि ये पिछली सुनवाई में आर्टिकल 327 का जो जिक्र किया था अभिषेक मनु सिंघवी ने, उस मामले ने बहुत एक बड़ा मुद्दा उठा दिया था कि कैसे पार्लियामेंट की शक्ति को हस्तगत कर लिया है चुनाव आयोग ने। जो काम संसद को करना चाहिए था, नियम बनाने का, कानून बनाने का, उस काम को ले लिया है, उस अधिकार को ले लिया है, छीन लिया है चुनाव आयोग ने बिना किसी की सहमति से। यहां तक कि राजनीतिक दलों के लोगों को भी उसने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। आगे क्या कुछ चल रहा है अमलेंदु जी? हाँ समीर जी, आगे भी अभिषेक मनु सिंघवी जी अपने तर्क रख रहे हैं और उन्होंने बताया कि जो प्रोविजन जरूरी है, आइडिया ये था कि आपको एसआईआर की ज़रूरत खास मौक़ों पर पड़ सकती है, ना कि सिर्फ कुछ चुनाव क्षेत्रों के लिए। और दूसरा ये कि जो सेक्शन 21(3) है उसका पहला हिस्सा है कि प्रोसेस तय तरीके से होना चाहिए। अगर आप अपनी पावर को एक साथ पाते हैं तो सेक्शन 21(1) जो है इसमें कोई बदलाव नहीं होता। बेंच अब जो है आपस में डिस्कस कर रही थी, बेंच की डिस्कस करने के बाद सिंघवी ने आगे अपनी बात रखी कि जो 21(1) है इससे संबंधित अंतिम बिंदु है, आप इसे केवल निर्धारित तरीके से कर सकते हैं, ये नियम 25 में है, ये सिंघवी बता रहे हैं। तो बिल्कुल वहां पर क्या कुछ है, चुनाव आयोग क्या कर सकता है, लेकिन उसने क्या किया है, उसकी शक्तियां क्या है, उसकी सीमा क्या है, उसका जिक्र उस सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की बेंच सुनवाई कर रही है उसके सामने अपनी दलीलें रख रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग ने तमाम जो संवैधानिक प्रावधान है उनको धता बताते हुए एसआईआर के नियम बनाए और जल्दबाजी में, हड़बड़ी में उन नियमों को, एसआईआर की प्रक्रिया को लागू कर दिया और हड़बड़ी में ही उसको पूरा भी कराना चाहता है। हाँ, हड़बड़ी में उसको पूरा कराना चाहता है और आदेश भी हड़बड़ी में निकालता है और इतना हड़बड़ी में होता है कि वो ये भी नहीं देखता कि जो सेंटेंस जा रहा है वो पूरा जा भी रहा है आदेश में कि नहीं जा रहा है।
तो यानी आप आधा सेंटेंस जारी कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर ही अप्रूवल भी मिल रहा है और आपत्तियां दर्ज हो रही हैं। आपत्तियां भी व्हाट्सएप पर हो रही हैं और व्हाट्सएप पर ही जो है वो सारी आदेश भी पारित हुए जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे अप्रूव भी हो जा रहे हैं। ये देखने में आ रहा है समीर जी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल एसआईआर के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से अपनी दलीलें रख रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा है और आज फिर सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी संवैधानिकता, एसआईआर यानी चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार है या नहीं है, संविधान ने यह अधिकार उनको दिया है या नहीं दिया है। लेकिन चुनाव आयोग ने तो उन शक्तियों को भी ले लिया है, छीन लिया है जो शक्तियां केवल संसद को मिली हुई हैं, यानी कानून बनाने की। बहुत ही हैरानी की बात है और इसीलिए पिछली सुनवाई में अमलेंदु जी, दोनों जजेस जो जिनकी बेंच में सुनवाई हो रही है, काफी देर तक मशविरा करते रहे कि चुनाव आयोग ने किया क्या है जब अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दलील दी। हाँ बिल्कुल, ये जब अभिषेक मनु सिंघवी ने जब दलील दी तो वो काफ़ी देर तक इस पर विचार करते और आज भी जब अभिषेक मनु सिंघवी ने 21-3 को लेकर जब सारी बात रखी, जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 21-3 है, वो उसमें चुनाव को क्या शक्तियां हैं और कहाँ आप एसआईआर करा सकते हैं, उसके बाद भी फिर जो है वो किया उन्होंने, आपस में किया। अब अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि अब ऑर्डर में जो कारण दिए गए हैं उसमें दिया गया कि तेजी से शहरीकरण, बार बार माइग्रेशन, ये जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का 21-3 है उसका मजाक है। कारण और किसी भी के बीच कारण कार्य संबंध कहाँ है। फिर सिंघवी ने कहा कि भारत रूरबन बन गया है, जब हम घूमते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब रूरबन बन गया और फिर पूरी तरह से शहरी हो जाता है। मतलब रूरल एरिया भी अर्बन बनते जा रहे हैं और कई जगहों पे समझ भी नहीं आता कि शहर कौन है, शहर कौन सा है, गांव कौन सा है। तो दिल्ली में तो खासतौर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा इस तरीके के हैं जो भले अब शहर हो गए समीर जी, मेट्रोपॉलिटन सिटी से मुझे मालूम ही नहीं पड़ता ये कहाँ गाँव है कहाँ शहर है। तो ये अब रख रहे हैं तर्क अपना अभिषेक मनु सिंघवी और बेंच जो है बहुत गंभीरता की बात सुन रही है। हालांकि पिछली बार जब सुनवाई हो रही थी तब तो बताया गया था कि सीजीआई साहब को बीच में झपकी भी आ गई थी। तो ये अब है जी बिल्कुल। तो वहाँ पर ये इस अपनी जो दलीलें हैं वो पेश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ किस तरीके से चुनाव आयोग क्या कुछ कर सकता है, लेकिन एसआईआर के जरिए उसने किया क्या है। उसने वो काम किए हैं जो संविधान जिनकी इजाज़त उसको नहीं देता है, बावजूद इसके उसने वो काम किया है। अब क्या कुछ होता है, हालांकि अभी जब उस पर चुनाव आयोग की ओर से जब पेश होंगे वकील तो वो अपनी क्या दलीलें देते हैं और वो इसकी काट में क्या रखते हैं। लेकिन जो पिछली सुनवाइयां हुई हैं उनके आधार पर उन्होंने जो दलीलें दी थी बड़ी कमजोर किस्म की थी और जब आपत्तियां उन पर जताई गई तो उसका उन्होंने संतोषजनक तरीके से जवाब भी नहीं दिया था। हाँ, कोई संतोषजनक तरीके से जवाब भी नहीं दिया था। उनकी तबीयत भी फिर खराब हो गई थी, क्योंकि पहले उनको तर्क रखने थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई। हो सकता है कि वो तबीयत इसीलिए खराब हुई हो कि पहले विपक्ष के आरोप मतलब जो तर्क हैं वो सुन लिए जाएं, उसके बाद फिर क्या बचाव करना है ये भी हो सकता है समीर जी। लेकिन इस पर एक तरीके से जो है वो अब बात बढ़ रही है और अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो संविधान के प्रावधानों का आगे जिक्र करते हुए अपनी बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 21-3 आपको 21-1 पर ले जाता है, जहां मिलॉट्स रूल 25 जो है रिवीजन ऑफ रूल्स 1960 जोड़ सकते हैं। फिर जस्टिस बागची ने कहा कि क्या एसआईआर रूल 25 के तहत दिए गए कारणों के अनुसार किया जाना चाहिए या कारणों के लिए कुछ विवेक छोड़ देना चाहिए। सिंघवी ने कहा जवाब है नहीं, पावर रूल 25 तक जाती है। अगर मेरा मतलब सही है तो उनके पास लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, असीमित नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो सीमित हैं, आपको असीमित अधिकार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर संसद के ही पास। जी बिल्कुल, आप एक दायरे में रहकर ही उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका उपभोग कर सकते हैं, उससे आगे बढ़कर आप नहीं कर सकते हैं। यानी संविधान में जो आपको शक्तियां दी गई हैं उसकी एक सीमा है। कितना भी नया चुनाव आयोग हो, न्यू इलेक्शन कमीशन हो, लेकिन संविधान की शक्तियां उसको, संविधान ने उसको शक्तियां असीमित नहीं दी हैं। शक्तियां सभी जो जितने जो यूनिट्स हैं, जितने अंग हैं संविधान के सिस्टम के, उन सबको एक सीमित शक्तियां दी गई हैं, किसी को भी असीमित नहीं दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग को कैसे मिल जाएंगी वो शक्तियां। लेकिन चुनाव आयोग उन शक्तियों को भी ले चुका है जो शक्तियां केवल संसद को मिली हुई है। हाँ, केवल जो संसद को मिली हुई है वो उसको भी ले चुका है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा समीर जी कि अब तक केवल एक जगह जो है असल में एसआईआर केवल एक बार वो भी थापुर द्वारा नाम की जगह पर हुआ था। तो यानी
यानी वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी विशेष जो है उसमें भी क्षेत्र विशेष में आप एसआईआर कर सकते हैं अपवाद स्वरूप, और वो भी आप पूरे देश में नहीं कर सकते, उसमें आपको शक्तियां नहीं है। और एसआईआर जो आपका मतलब एक क्षेत्र में हुआ भी तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो आपके पास थी उसी का आप इस्तेमाल किया आपने, अलग से आप उसके लिए नहीं कर सकते। जी, तो यहाँ जो शक्तियां हैं, यानी क्या शक्तियां दी है चुनाव आयोग को संविधान ने, उसका जिक्र हो रहा है। और सीधे सीधे कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि इन शक्तियों का, ये असीमित शक्तियां नहीं है, उनकी एक सीमा है, लिमिटेशन है, और उसी के भीतर रहकर चुनाव आयोग को काम करना है, उसके बाहर जाकर वो नहीं कर सकता है। लेकिन एसआईआर के मामले में उसके बहुत बाहर वो चला गया है, उसने तो संसद की शक्तियों को एक तरीके से हड़पने की कोशिश की है। हाँ बिल्कुल, संसद की शक्तियों को हड़पने की एक तरीके से कोशिश की है, बल्कि हड़प ही लिया है, कोशिश नहीं बल्कि हड़प लिया है, क्योंकि उसके पास वो अधिकार है ही नहीं कि आप जो है वो करा सकते हैं, ये करा एसआईआर, क्योंकि एसआईआर आप करा सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आप नए सिरे से मतदाता सूची बना रहे हैं, तो आप मतदाता सूची नए सिरे से नहीं बना सकते। जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है वो भी यही कहता है, और संविधान जो है वो भी यही कहता है कि आपको बनाने की शक्तियां नहीं है, और कोई भी नियम आप नहीं बना सकते। नागरिकता जांचने का आपको अधिकार नहीं है, नागरिकता जांचना गृह मंत्रालय का काम है, वो करेगा, और नागरिकता के लिए कोई डॉक्यूमेंट है भी नहीं, अभी तक नहीं है। तो ये जो है आया है, तो इसीलिए पहले जोड़ा गया, जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि नागरिकता के लिए जो है वो एक्ट को जोड़ा गया, उसके बाद उसको हटा दिया गया। यानी अमलेंदु जी, अगर उसको जोड़ दिया गया होता जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चाह रहे थे, तब तो फिर ये और भी बड़ा मसला बन गया होता। लेकिन उससे ये पता लग गया है कि इसके पीछे मंशा क्या है, एसआईआर कराने के पीछे मंशा क्या है, वो सीधे सीधे पता लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये पता लग गया सीधे सीधे समीर जी कि इसके पीछे मंशा क्या है, और मंशा जो है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसको पुष्ट किया जा सके, उसको लागू किया जा सके। ये विपक्ष का आरोप है, और यही दलीलें जो है ये विपक्ष की तरफ से समीर जी दी जा रही है। हालांकि जो कानूनी दलीलें दी जा रही हैं वो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर इस समय बहस हो रही है कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है या नहीं है। लेकिन जो दलील दी जा रही है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, उसमें साफ कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ये नहीं करा सकता, उसको संविधान ने शक्तियां प्रदान नहीं की हैं। और फिर ये कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कि नियम खुद कहता है कि या तो इंटेंसिवली या समरी में, हर चुनाव क्षेत्र के लिए रोल को या तो इंटेंसिवली या समरी में रिवाइज किया जाएगा, हर उसके लिए अलग अलग किया जाएगा, और नियम 25 सेक्शन से आगे नहीं जा सकता, ये कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। वो हवाला दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का कि वहां पर जो उसका जो क्लॉज 25 है, 25 है, उसमें उनकी सीमाएं तय की गई है कि रिवीजन को लेकर, मतदाता सूचियों के जो रिवीजन है उसको लेकर उनके पास क्या शक्तियां हैं। एसआईआर वो नहीं कर सकते हैं, एसआईआर के तहत उनको नए सिरे से नियम बनाना पड़ता है। एनुमरेशन फॉर्म जो डेवलप किया गया है वो भी संविधान के प्रावधानों के अगेंस्ट जाकर किया गया है। पिछली सुनवाई में यही बात कही थी अभिषेक मनु सिंघवी ने, और यह कहा कि यह काम उसका प्रोफार्मा तैयार करना, नियम बनाना, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, यह संसद का काम है, यह चुनाव आयोग का काम नहीं है। और आज भी ये उसी का एक एक्सटेंशन है कि उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में उसमें क्या कुछ कहा गया है, वही बता रहे हैं वो कि उसकी एक सीमा तय है, उसकी निर्धारित की गई। बिल्कुल बता रहे हैं कि इसकी चुनाव आयोग की एक सीमा है, वो सीमा संविधान ने भी तय की है, और रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जिसके तहत चुनाव आयोग बना है उसने भी उसकी सीमाएं तय कर दी है कि इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। और सबसे बड़ी बात यही है कि आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बना सकता। और सिंघवी बताते हैं कि थापुर द्वारा में 16,000 लोगों के नाम हटाए गए और 21,000 लोगों को जोड़ा गया, फिर एसआईआर किया गया। सिंघवी कहते हैं इससे पहले कभी भी पूरे राज्य का इस तरह से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं हुआ, ये थापुर द्वारा में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल का एक अलग उदाहरण है। तो केवल एक विधानसभा क्षेत्र में किया गया था, ये बता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। ये थापुर द्वारा का जिक्र कर रहे हैं, कोई एक एक्सेप्शनल केस था और वहां पर किया गया था, लेकिन ये है कि ये पूरे देश में इस तरीके से जैसा कि चुनाव आयोग चाह रहा है, खासकर जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चाह रहे हैं, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान ने इसकी इजाजत नहीं दी है। संविधान ने आयोग की सीमाएं तय कर रखी हैं, उस सीमा से बाहर जाकर वो काम नहीं करते हैं।
हालांकि सीजीआई ने पूछा कि क्या उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, इस तरह से उनका नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। बहुत ही एकदम ब्लंटली उन्होंने इसका प्रतिवाद किया अभिषेक मनु सिंघवी का, और उन्होंने कहा कि संविधान ने साफ तौर पर उनको आदेशित किया है, चुनाव आयोग को, कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल साफ तौर पे आदेशित किया है कि आप क्या कर सकते हैं इसके तहत और क्या नहीं कर सकते हैं, ये भी किया है। और सिंघवी ने यह भी कहा कि 75 साल में किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। अगर मुझे चुनाव आयोग की लेफ्ट हैंडेड तारीफ करनी है तो ये उनकी नई क्रिएशन है, चाहे वह लेफ्ट हैंडेड हो या राइट हैंडेड, वे तय करेंगे। अब वो एक तरीके से तंज कस रहे हैं उनके इस बयान का कि ये न्यू इलेक्शन कमीशन है। उनका यही कहने का मतलब था ज्ञानेश कुमार का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, कि चुनाव आयोग कुछ भी कर सकता है। विपक्षी जब सवाल पूछ रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता तो कह रहे हैं कि हम नहीं जवाब देंगे, न्यू इलेक्शन कमीशन है, लेकिन सिंघवी कह रहे हैं कि इस बात के लिए तो उनकी तारीफ करनी चाहिए। यानी ये जो उनका कॉन्फिडेंस है कि वो संविधान की दी गई शक्तियों को भी उसको पार कर जा रहे हैं और संसद की शक्तियों को हड़प ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल बताता है कि उनको शक्ति कहीं और से मिल रही है। बिल्कुल ये बताना, और यही तंज जो है एक तरीके से किया है अभिषेक मनु सिंघवी ने, कि ये जो कर रहे हैं ये कहीं और से गाइड हो रहे हैं, ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब दुरुपयोग क्या, आप जो शक्तियां आपको प्राप्त नहीं है आप उनको जो है हथियाना चाहते हैं, संसद की शक्तियों का आप अपहरण कर रहे हैं। एक तरीके से कहना जो है वो ये है अभिषेक मनु सिंघवी का। और साफ तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को यह कराने का अधिकार नहीं है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। आप स्पेशल रिवीजन करा सकते हैं, जो कि आप असम में करा रहे हैं, आप एसआईआर नहीं करा सकते। राजीव जी, हम लोग के एडिटर इन चीफ जुड़ गए हैं, समीर जी। जी बिल्कुल जुड़ गए हैं राजीव जी, और कोर्ट रूम से सीधे क्या कुछ चल रहा है अब उसमें अमलेंदु जी भी जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ है। हालांकि अभी भी लगातार यहां जानकारी दे रहे थे, लेकिन अब सीधे चलते हैं राजीव जी के पास और बताएंगे क्या बड़ी जबरदस्त राजीव जी दलीलें चल रही हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जी हाँ, और कपिल सिब्बल, दोनों ही। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछली दफा भी, आपको याद होगा, उन्होंने आर्टिकल 327 का जिक्र कर साफ साफ बता दिया था कि चुनाव आयोग है, स्वायत्त संस्था है, वो संसद नहीं है। साफ साफ उन्होंने कहा था कि संसद में कानून बनाने का प्रावधान है, चुनाव आयोग ये काम नहीं कर सकता, और चुनाव आयोग ने जो काम किया है वो उसे माफ भी नहीं किया जा सकता। ये बातें कही थी उस समय अभिषेक मनु सिंघवी ने। आज अभिषेक मनु सिंघवी फिर धड़ाधड़ अपनी दलीलों से यहां चुनाव आयोग को पस्त कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआत की और कहा उन्होंने कि जून से पहले हमारे पास एक्स डॉक्यूमेंट सिस्टम था, जून के बाद हमारे पास वाई डॉक्यूमेंट आ गया, यानी उससे पहले और उसके बाद परिस्थितियां अचानक कैसे बदल गई। अगले साल उन्हें जेड डॉक्यूमेंट सिस्टम अपनाने की के लिए कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि ये मनमानी कर रहे हैं, चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, क्योंकि अभी तक जो बातें जिस ढंग